गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 13 उत्तर अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इस लेसन में कि विश्व में उत्तर अमेरिका की स्थिति कहाँ है, उसका विस्तार कितना है, धरातलीय संरचना स्वरूप किस प्रकार से है, जलवायु की दशाएँ क्या क्या है और यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे स्थिति एवं विस्तार। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर अमेरिका संसार का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का मानचित्र देखने से हमें पता चलता है कि पूरा महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसे कि यहाँ पर स्थित दिया है। देखो ये स्थिति दी है उत्तरी अमेरिका की। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ये पूरा क्षेत्र, ये जो पूरा नक्शा दिखाई दे रहा है, ये किसका है? उत्तर अमेरिका का। इसका अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री और उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। देशांतरीय विस्तार 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। और साथ में उत्तर से दक्षिण तक लंबाई इसकी है 7200 किलोमीटर और पूर्व में इसकी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई लगभग 6400 किलोमीटर है। उत्तर अमेरिका का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,49,00,000 यानी 50 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरा महाद्वीप ये त्रिभुज के आकार का दिखाई देता है। ये किस आकार का दिखाई दे रहा है? त्रिभुज के आकार का। कोलंबस नामक यूरोपीय नाविक अपने साथियों के साथ भारत की खोज पश्चिमी समुद्री मार्ग से करना चाहता था और कई दिनों की समुद्री यात्रा के पश्चात वह जिस भूभाग पर पहुंचा वह भूमि नहीं थी, वे समुद्री द्वीप थे। वह और आगे चलकर जिस विशाल भूभाग पर पहुंचा यानी सन 1492 में, वह भूभाग बिल्कुल नया था और वो एक अपरिचित भूभाग था जहाँ पर वह पहुंचा। कि कोलंबस ने इसे नई दुनिया कहा, मतलब उसके लिए ये पूरी जगह बिल्कुल नई थी, इसलिए उसने नाम क्या दिया इसको? नई दुनिया। बाद में इसी विशाल भूभाग को उत्तर अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। बाद में इसी भूभाग को क्या नाम से जाना गया? उत्तर अमेरिका। और सबसे पहले इस जगह की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है। अब इसकी स्थिति किस प्रकार से है महाद्वीप की? कि उत्तर में आर्कटिक महासागर है और पूर्व में क्या है? अटलांटिक महासागर। फिर इसके पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर। और दक्षिण में क्या है इसके? दक्षिण अमेरिका, जो भी इसकी स्थिति को दर्शाता है। दक्षिण में यह महाद्वीप पनामा नहर द्वारा दक्षिण अमेरिका को अलग करता है, जैसा कि हम मानचित्र में देखेंगे। ये उत्तरी अमेरिका का मानचित्र है। ये उत्तर में अंटार्कटिक महासागर है। ये कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है अटलांटिक महासागर, पश्चिमी भाग प्रशांत महासागर और दक्षिण में कौन सा है महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका, जैसा कि यहाँ पर मानचित्र में दर्शाया गया है। अब देखेंगे इसका धरातलीय स्वरूप कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका जो धरातलीय स्वरूप है वो 3 भागों में इसको विभाजित करता है। सबसे पहला भाग है पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश या कार्डिलेरा, इसके बाद आता है पूर्वी उच्च भूमि और तीसरा आता है इसमें मध्यवर्ती निम्न भूमि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, जिसको कहते हैं कार्डिलेरा। पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश को ही क्या कहा जाता है? कार्डिलेरा कहा जाता है। इसका विस्तार महाद्वीप के पश्चिम भाग में अनेक पर्वत श्रेणियों में फैला हुआ है और उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में मैक्सिको तक है। अब इसका जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर अनेक छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं जो इसको समानांतर उत्तर दक्षिण तक इसको फैलाती हैं। अब इसमें कौन कौन से पर्वत हैं? सबसे पहला तो नाम आता है रॉकी पर्वत माला और मध्य में सियरा नेवादा और पश्चिम में तटीय क्षेत्र स्थित है। इन पर्वत श्रेणियों के बीच में अंतर पर्वतीय पठार, जिसका नाम क्या है? ग्रेट बेसिन, इसका विस्तार फैला हुआ है। ग्रेट बेसिन के दक्षिण में कोलोरेडो का पठार स्थित है।
और साथ में इसके क्या है, सहायक नदियाँ, जो धरातल को काट काट कर घेरी घाटियों को बनाती है। और इसी को महाखंड कहा जाता है, जो कितने गहरी है, 1800 मीटर से भी अधिक गहरी है। और अधिक गहरे होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, कैनियन कहा जाता है। अब कोलोराडो का ग्रैंड कैनियन विश्व विख्यात में, मतलब पूरे विश्व में इस नाम से इसको जाना जाता है और ये प्रसिद्ध भी है। इसी जगह पर अनेक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है माउंट मैकिनले, अलास्का। ये समुद्र सतह से इसकी जो ऊंचाई है वो है 6194 मीटर। और इन्हीं पर्वत श्रेणियों के मध्य भाग में महाद्वीप का सबसे निचला स्थान है डेथ वैली, जो समुद्र सतह से 86 मीटर नीचे है। जो कहाँ है, समुद्र के नीचे गहराई में। इसका नाम क्या है, डेथ वैली। महाद्वीप की अनेक नदियाँ यहीं से निकलती है, यानी कॉर्डिलेरा से निकलती है। अब आता है पूर्वी उच्च भूमि यानी पठार। तो मध्य महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्राचीन संरचना वाले अपर्दित पठार फैले हुए हैं। पूर्वोत्तर में लेब्राडोर का पठार है, जबकि दक्षिण पूर्व में अल्पेशियन पठार सम्मिलित है। इसके अलावा यहाँ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 450 से लेकर 2000 मीटर तक ऊंचा है ये पठार। ये प्राचीन पठार किससे भरा हुआ है, बहुत सारे खनिज भंडारों से भरा हुआ है और यहाँ से बड़ी मात्रा में खनिज निकलते हैं। मध्यवर्ती निम्न भूमि ये किस में आता है, मैदानी भाग में। तो जो नदियाँ यहाँ से निकलती है वो इसके मैदान को और ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। पश्चिम कॉर्डिलेरा से पूर्वी उच्च भूमि के मध्य निम्न भूमि का विस्तार फैला हुआ है और ये किस आकार का दिखाई देता है, त्रिभुज के आकार का दिखाई देता है। और कैनेडियन शील्ड और मैकेंजी नदी द्रोणी इसकी खास प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ पर मिसिसिपी और मिसौरी नदियाँ हैं जो समतल द्रोणी तक फैली हुई है। ये भी त्रिभुजाकार मैदान को बनाती है और ये मैदान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और इस मैदान का नाम क्या है, प्रेयरी का मैदान। नदियों की द्रोणी में उपजाऊ मिट्टियाँ फैली हुई है और इसके अलावा विश्व के प्राचीनतम भूखंडों में से ये एक भूखंड माना जाता है। शील्ड हडसन की खाड़ी को चारों तरफ से घेरती है। इसमें बहुत सारी अनेक प्रकार की झीलें भी हैं। कैनेडियन शील्ड के दक्षिण में मीठे पानी की 5 झीलें हैं और वो 5 झीलों में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध झील है उसका नाम है महान झील। इसको महान झीलों के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी झीलें मिलकर महान झील कहलाती हैं। अब वो 5 झीलें कौन कौन सी है, सबसे पहला नाम आता है सुपीरियर झील, दूसरी है मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील और ओंटेरियो झील। ये विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात यानी इरी और ओंटेरियो के बीच स्थित है। इसी भाग में सेंट लॉरेंस नदी समुद्र को झीलों से जोड़ती है, इसलिए जल परिवहन की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये जगह। और संपूर्ण निम्न भूमि का क्रमिक ढाल भी उत्तर से दक्षिण की ओर ही है। मतलब कहाँ से बहाव जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब इसमें बहुत सारे अपवाह तंत्र हैं जिनके नाम क्या है, पश्चिम में प्रशांत महासागरीय प्रवाह तंत्र, पूर्व में अटलांटिक महासागर सागरीय प्रवाह तंत्र और उत्तर में आर्कटिक प्रवाह तंत्र। इसके अलावा यहाँ की जो जलवायु है वो भी कैसी है, बहुत ही ज़्यादा। पहले अब इसको हमने भी 4 भागों में बांटा गया है। जो उत्तरी अमेरिका की जलवायु है वो 4 भाग कौन कौन से हैं, महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार, महाद्वीप की धरातलीय विविधता, स्थायी हवाएं तथा जलधाराएं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार। उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में, मध्य भाग शीतोष्ण कटिबंध में और उत्तरी भाग ध्रुवीय शीत कटिबंध में आता है। तथा दक्षिणी भाग अधिक गर्म, मध्य भाग समान रूप से गर्म ठंडा और उत्तरी भाग अत्यधिक ठंडा रहता है। और महाद्वीप का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। फिर धरातलीय विविधता का प्रभाव, पश्चिम में कॉर्डिलेरा पछुआ पवनों को रोककर यहाँ पर अधिक वर्षा करता है, इसलिए अब पूर्वी ढाल पूर्णतः वृष्टि छाया में आता है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है। यही कारण है कि प्रेरी का जो मैदान है वहाँ पर न्यून वर्षा होती है।
प्रेरी के मैदान से जैसे हम पूर्व से दक्षिण की ओर पठारों और पर्वतों की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है। और महाद्वीप के उत्तरी भाग में वर्षा हिमपात के रूप में होती है और कम मात्रा में होती है। अगर वर्षा होती भी है तो कैसी होती है? बर्फ़ गिरती है यहाँ पर, और वो भी बहुत ही कम मात्रा में। स्थायी पवनों का प्रभाव क्या है यहाँ पर कि पूर्व में उच्च भूमि दोनों उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है, दोनों के बीच का विशाल मैदान है। इसके अलावा ठंडी ध्रुवीय पवनें और ये शीतकाल में चलती हैं, जबकि दक्षिण में ग्रीष्म में चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं वो पूरे मैदान को प्रभावित करती है। इसलिए यह शीतकाल में ठंडा और ग्रीष्म में गर्म रहता है। वायुदाब की पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसकने से शीतकाल में पश्चिम कैलिफोर्निया का क्षेत्र पछुआ पवनों के क्षेत्र में आ जाता है, जिससे शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। मैक्सिको प्रदेश की मानसूनी पवनें प्रभावित करती है, जिससे ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है, जबकि मैक्सिको की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तट व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहने से वर्षा यहाँ पर वर्ष भर होती है। अब जो चौथा पॉइंट क्या था? जलधाराओं का प्रभाव। तो गर्म तथा ठंडी जलधाराएं जिन तटों के समीप बहती है वे वहाँ की जलवायु को अधिक प्रभावित करती है। महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम और उत्तर पश्चिम तट पर अलास्का की गर्म धाराएं बहती हैं। इनके प्रभाव से तटीय भागों का तापमान सदैव ऊंचा रहता है, इसलिए तो यहाँ की जो हवाएं हैं ये गर्म होकर नमी ग्रहण कर वर्षा करती है। ये यहाँ पर वार्षिक जो वर्षा होती है और उसका तापमान यहाँ पर दिया है कि किस प्रकार से ये पछुआ हवाएं चलती है। ये ग्रीष्म में अधिक गर्मी होती है और शीत में अधिक ठंड। तो कई बार शीत ऋतु में भी कम वर्षा होती है, लेकिन वो वर्षा भी कैसी होती है? बहुत ही कम होती है और हिम के रूप में होती है। लेब्राडोर सी की जो धारा है, ठंडी धारा, वो पूर्वी भाग तथा कैलिफोर्निया की ठंडी धारा और दक्षिण भाग के निकट बहती है। इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी रहती है? बहुत अधिक ठंडी रहती है। न्यू फाउंडलैंड के निकट लेब्राडोर की ठंडी और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराओं से मिलने से यहाँ पर हमेशा कैसा मौसम रहता है? कोहरा छाया रहता है, घना कोहरे में ये क्षेत्र रहता है और तापमान में परिवर्तन की वजह से यहाँ मछलियों के उत्पादन में लाभदायक है। मछलियाँ ज़्यादा मात्रा में होती हैं, इसलिए यह क्षेत्र मत्स्य व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। इसके बाद आता है वर्षा वितरण। महाद्वीप के अधिकांश भागों में वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है और इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र कौन सा आता है? द्वीप समूह में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से। दूसरा, मध्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी भाग में गर्म जलधारा यानी गल्फ स्ट्रीम की निकटता के कारण। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया के पश्चिमी तट पर पछुआ पवनों के कारण। तो जैसे जैसे पश्चिमी क्षेत्र की ओर ये बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। संयुक्त राज्य के दक्षिणी पश्चिम भाग एरिजोना के मरुस्थल में अत्यधिक कम वर्षा होती है। वनस्पति और वन्य प्राणी। किसी भी भूभाग की वनस्पति और वन्य प्राणियों पर वहाँ पाई जाने वाली जलवायु दशाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति विकास दोनों ही वहाँ की जलवायु पर निर्भर करते हैं। अब उत्तरी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर रेखीय भूमध्य रेखीय वनस्पति को छोड़ विश्व में पाई जाने वाली समस्त प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा विविधता और वर्षा के असमान वितरण की वजह से यहाँ की जो वनस्पति है वो भी विविधता लिए हुए हैं। सुदूर उत्तरी भाग में टुंड्रा प्रदेश में शीत ऋतु लंबी और ग्रीष्म ऋतु बहुत ही छोटी होती है। अधिकांश समय तक भूमि बर्फ से ही ढकी रहती है। बड़े पेड़ पौधे यहाँ उत्पन्न नहीं हो पाते हैं और वनस्पति के नाम पर केवल यहाँ पर क्या मिलता है? काई, लीचेन और छोटी छोटी झाड़ियाँ। इसके अलावा यहाँ बर्फीला और ये प्रदेश हमेशा कैसा दिखाई देता है? बर्फीला और उजाड़ दिखाई देता है। यहाँ का जो मुख्य पशु है वो है रेंडियर, जिसे ऐसे यहाँ पर कामधेनु के नाम से जाना जाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये पशु जो है यहाँ के लिए उपयोगी है, इसलिए तो इसका नाम क्या रखा है? कामधेनु। टुंड्रा के दक्षिण पूर्व में पश्चिम तक चौड़ी पट्टी में शीत ऋतु अत्यंत ठंडी और ग्रीष्म ऋतु
सामान्य रहती है। चौड़ी पट्टी में नुकीली पत्ती वाले कोणधारी वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वनों में चीड़, लार्च, स्प्रूस, फर के वृक्ष अधिक मिलते हैं और इन वनों के वृक्षों की जो लकड़ी है वो मुलायम होती है। अब ये लकड़ी किस काम आती है? यहाँ पर कागज़ बनाने, लुगदी बनाने और फर्नीचर बनाने में आती है। यही कारण है कि कनाडा में लकड़ी काटने का व्यवसाय बहुत ही उन्नत है। इन वनों में समूर यानी मुलायम बाल वाले जीव जैसे बीवर, सफ़ेद भालू, लोमड़ी, भेड़िए, खरगोश और बारहसिंगे आदि पाए जाते हैं। महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में जहाँ बहुत कम वर्षा होती है, शीत अत्यधिक कठोर होती है और दूर दूर तक देखा जाए तो यहाँ घास के मैदान हैं और इन्हीं को नाम क्या दिया है? पेरी का मैदान। ये बहुत ही उपजाऊ है और पशुओं के लिए बहुत ही उपयुक्त है। पशु चारण भूमि है यहाँ पर और कृषि के लिए एक आदर्श भूमि मानी जाती है। मैदानों में बाइसन नामक पशु झुंड में यहाँ पर विचरण करते हैं। पूर्वी भाग में शीतोष्ण मिश्रित वन पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी भागों में कठोर लकड़ी, उष्ण शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति भी पाई जाती है और यहाँ पर ओक, चीड़, जैतून, रेडवुड, कार्क, रसदार फलों के वृक्ष बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। कैलिफोर्निया की घाटी फलों के लिए भी विख्यात है। वृक्षों की छाल, मोटी पत्तियाँ चिकनी और मोटी होती है, इसलिए वृक्ष यहाँ पर कांटेदार होते हैं जो वृक्षों को सूखने से बचाए रखते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर और एक तालिका दी है जिसमें उत्तर अमेरिका के प्रमुख देश और उनकी राजधानियाँ दी है। तो यहाँ पर कितने प्रमुख देश दिए हैं उत्तरी अमेरिका के? 12 देश दिए हैं और उन 12 देशों की राजधानी। तो यहाँ तक आपको इस लेसन को पढ़ना है।